गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लोकतंत्र का। प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि लोकतंत्र का सामान्य अर्थ क्या होता है और लोकतंत्र है वो किन शब्दों से मिलकर बना है और लोकतंत्र का जो वर्तमान जो अर्थ है वो क्या होता है। इसके साथ ही हमने लोकतंत्र को विभिन्न रूपों में विभाजित किया था और लोकतंत्र के 4 रूप प्रमुख रूप से बांटे थे: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आज जो अपना लोकतंत्र के रूपों के अंतर्गत जो प्रथम रूप आता है राजनीतिक लोकतंत्र। इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे, विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में जो प्रथम जो रूप है इसका लोकतंत्र का वो है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र है ये व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है और शासन में जो भागीदारी सुनिश्चित होती है व्यक्ति की वो लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र के माध्यम से ही होती है। राजनीतिक लोकतंत्र है उसी के द्वारा व्यक्ति की यानी देश की समस्त जनता की प्रमुख रूप से क्या है कि भागीदारी होती है और वो अपनी शक्ति का उपयोग है वो प्रमुख रूप से करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसके अन्य प्रसिद्ध नाम कौन कौन से हैं या उसको किस किस नामों से अन्य रूप से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि राजनीतिक के लोकतंत्र के अन्य रूप है यानी अन्य उसके नाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो राजनीतिक लोकतंत्र को जो अन्य नाम है वो है व्यक्तिवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, पश्चिमी लोकतंत्र। इन 3 अन्य नामों के रूप में भी क्या है प्रमुखतः राजनीतिक लोकतंत्र को जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक लोकतंत्र को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखना इसके 3 नाम है वो प्रमुख रूप से प्रचलित है। कौन कौन से? व्यक्तिवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र और पश्चिमी लोकतंत्र। अब बात आती है कि जो ये नाम है राजनीतिक लोकतंत्र के इसी आधार पे कुछ विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र को कुछ रूपों में विभाजित किया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। बात आती है उदारवादी विचारकों ने राजनीतिक लोकतंत्र के कितने रूप बताए हैं। जो उदारवादी विचारक है इन्होंने क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र को कुछ रूपों में कुछ भागों में डिवाइड कर दिया। तो बात यह आती है कि राजनीतिक लोकतंत्र को जो उदारवादी विचारक है उन्होंने कितने रूपों में विभाजित किया है। तो ध्यान रखना 2 रूपों में राजनीतिक लोकतंत्र को उदारवादी विचारकों ने विभाजित किया है। अब बात आती है ये 2 रूप कौन कौन से हैं और इन दोनों रूपों में किस बात का प्रमुखता उल्लेख किया गया है, किसके बारे में प्रमुखता जानकारी दी गई है। तो बात आती है अपने उदारवादी विचारकों का जो पहला रूप बताया उन्होंने लोकतंत्र का, राजनीतिक लोकतंत्र का, वो रूप कौन सा है। तो ध्यान रखना राज्य के एक प्रकार के रूप में जो पहला इसका रूप है वो आता है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। इसमें बताया गया प्रमुखतः प्रभु सत्ता का निवास जनता में। प्रभु सत्ता यानी जो सत्ता है, जो शक्ति है वो प्रमुख रूप से राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र में व्यवस्था में किसके पास होती है। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जो प्रभु सत्ता है यानी शासन की जो शक्ति है वो किसके पास रहेगी, किसके नियंत्रण में रहेगी। तो प्रमुख रूप से निवास किसके पास में होता है, समस्त प्रभु सत्ता का जनता के पास में, यानी जनता का अधिकार प्रमुख रूप से क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र में बताया गया है। बात आती है जनता सरकार का निर्माण करती है। अब एक बात यह आती है क्या सरकार का निर्माण संविधान करता है या जनता करती है। तो ध्यान रखना संविधान में सरकार से संबंधित व्यवस्थाएं दे रखी है लेकिन सरकार का निर्माण करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, जनता के पास। जनता जनार्दन के पास है वो सरकार के निर्माण की शक्ति होती है और जनता के द्वारा अपनी जरूरतों के आधार पे, अपनी आवश्यकताओं के आधार पे, अपने विकास के आधार पे सरकार का निर्माण है वो प्रमुख रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। बात आती है जनता सरकार को नियंत्रित करती है। अब जब निर्माण करने की शक्ति है वो जनता के पास में है तो सरकार पर कंट्रोल रखना, उस पर नियंत्रण रखना, यानी किसी प्रकार से जो सरकार जनता ने चुनी है वो किसी प्रकार से तानाशाही न हो जाए, किसी प्रकार से वो जनता के अधिकारों को कुचलने नहीं लग जाए,
किसी प्रकार से जनता के अधिकारों को महत्व देना बंद नहीं कर दे। इसलिए क्या है, जहां सरकार निर्माण की बात आती है वो जनता के पास में शक्ति है, और सरकार को जो नियंत्रित करने की शक्ति है वो भी किसके पास है, जनता के पास में होती है। अब आगे बात आती है, जनता सरकार को शासन से हटा सकती है। प्रमुख शक्ति है ये भी जनता के पास में है कि जनता ने किसका निर्माण किया, सरकार का निर्माण किया। नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है सरकार पे, जनता के द्वारा रखा जाता है। तो इसी प्रकार इसी क्रम में आगे शक्ति है कि जनता है वो सरकार को शासन से हटा सकती है, यानी सरकार को शासन से पद मुक्त कर सकती है। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब वह सरकार जो जनता को विशेष रूप से लाभ प्रदान नहीं करती, जनता के ऊपर विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनसे संबंधित है वो लागू नहीं करती, जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती, जनता से संपर्क नहीं रखती, ऐसी सरकार को जनता है वो शासन से हटा देती है, शासन से पद विमुक्त करती है। तो ये हमारा जो राजनीतिक लोकतंत्र का जो पहला उदारवादी विचारकों का जो रूप था, कौन सा, राज्य के प्रकार के रूप में, इसके अंतर्गत ये प्रमुख व्यवस्थाएं दे रखी है। बात आती है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। पहला था राज्य के एक प्रकार के रूप में, दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र में कौन कौन सी व्यवस्थाएं दे रखी है। तो बात आती है लोकतांत्रिक शासन से। लोकतांत्रिक शासन वो शासन होता है जिसमें प्रमुख रूप से क्या है कि जनता को विशेष महत्व दिया जाता है, जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, जनता को जो अधिकार संविधान ने प्रदान किए हैं उसकी सुरक्षा जनता को प्रदान की जाती है। और कहीं भी अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है या जनता को हानि या नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था में क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता को विशेष संरक्षण भी प्रदान है, वो सरकार के द्वारा संविधान के माध्यम से किया जाता है। बात आती है लोकतांत्रिक राज्य का विकसित और व्यवहारिक रूप। लोकतांत्रिक राज्य है उसका विकसित और व्यवहारिक रूप कौन सा होता है, जब सरकार है वो जनता के हितों का ख्याल रखती है, जनता के विकास से संबंधित है और उसको आवश्यकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाती है। जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता देती है, उसी आधार पे जनता के विकास से संबंधित हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है, जनता की समस्याओं को समझा जाता है। ऐसी सरकार है वो प्रमुख है, विशेष सरकार कही जाती है। बात आती है शासन की अंतिम शक्ति जनता के पास में, यानी शासन है वो किस प्रकार का होगा, शासन की व्यवस्थाएं किस प्रकार की होगी, जनता की आवश्यकताएं क्या है, जनता किस परिवर्तन की मांग चाहती है, ये समस्त जो शासन व्यवस्था है किस प्रकार से चलाई जानी है और जनता की वर्तमान आवश्यकताएं क्या है, भविष्य में कौन सी आवश्यकताएं रहेगी, ये संपूर्ण रूप से जो व्यवस्था होती है वो जनता के पास अंतिम रूप से होती है। सरकार को चुनने की शक्ति जनता के पास में है तो उसको नियंत्रित करने की जो शक्ति है वो भी प्रमुख रूप से जनता के पास होती है। अब बात आती है आगे कि अभी तक हमने चर्चा की कि उदारवादी जो विचारक है उन्होंने क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूप बताए गए थे, एक तो राज्य के प्रकार के रूप में और एक शासन के रूप में लोकतंत्र। अब आगे हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक लोकतंत्र के कुछ अन्य भेद बताए गए हैं अन्य प्रकार से, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कितने उपभेद बताए गए हैं। लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसके दो भेद बताए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसके कितने भेद बताए गए हैं, तो ध्यान रखना दो भेद है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बताए गए हैं। अब बात आती है कि ये दो भेद है ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो अपना इसमें भेद आता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत वो आता है पहला भेद, जिसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका एक अन्य प्रसिद्ध नाम भी रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये अपने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का पहला जो भेद है वो बताया गया है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है, शुद्ध लोकतंत्र है वो कहा जाता है। बात आती है कि इसका दूसरा जो भेद है वो कौन सा है। दूसरा जो भेद है इसका वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी एक दूसरा प्रसिद्ध नाम है वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के दो भेद बताए गए हैं। पहला भेद है वो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र,
जिसको शुद्ध लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा जो इसका भेद है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी प्रमुखतः जाना जाता है, समझा जाता है। इसने दोनों जो है लोकतंत्र के आधार है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला इसका आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? शुद्ध लोकतंत्र। अब बात आती है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसके अंतर्गत प्रमुखतः कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और जनता को किस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से भागीदारी की क्षमताएं मिलती है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसमें कि राज्य की शक्ति पर जनता का अधिकार। राज्य की जो शक्ति है, राज्य के जो अधिकार है, उस पर प्रमुख रूप से जो नियंत्रण है वो प्रमुख रूप से किसका रहता है? तो राज्य की समस्त शक्ति पर जो अधिकार है वो जनता का रहता है, यानी जनता जनार्दन है वो राज्य की समस्त शक्तियों का उपयोग है वो स्वयं करती है। बात आती है जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। जनता अपने प्रतिनिधि है जो प्रमुख रूप से शासन करते हैं, उनका निर्वाचन भी प्रमुख रूप से किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में होता है। जनता के ऊपर किसी प्रकार का निर्वाचन के अधिकार के तहत यानी वैश्विक मताधिकार के आधार पर जनता है वो अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और जनता पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता, कि किसी प्रकार से जनता को लोभ या लालच नहीं दिया जा सकता कि वो जिसको वोट डालना चाहे जनता अपनी इच्छा से उसको प्रतिनिधि चुन सकती है। किसी भी दूसरे प्रतिनिधि को जिसको जनता चुनना नहीं चाहती है, जिसको चुनाव नहीं चाहती, उसको जनता के ऊपर दबाव डाल के, उसको प्रेफर डाल के उससे मत उस भाग में नहीं डलवाया जा सकता। तो जनता अपने निर्वाचन के माध्यम से क्या है कि अपने प्रतिनिधि है उनको चुनती है। प्रतिनिधि है बहुत सारे खड़े होते हैं, और जिन जनता को जो उचित लगता है प्रतिनिधि, जो जनता से संबंधित कार्य करवाएगा, जनता की समस्याओं को सुनेगा, जो जनता से जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रतिनिधि को क्या है कि जनता प्रमुखतः चुनती है और अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करती है। बात आती है नागरिक नीति संबंधी निर्णय लेती है, यानी जो निर्णय प्रमुख रूप से जो शक्तियां हैं जो बनाई जाती है कि शासन किस प्रकार से चलाना है, शासन के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार से कैसी नीतियां और नियम बनाए जाए जो जनता का अधिक से अधिक भला करे, जनता का अधिक से अधिक हित पहुंचाए। तो ये समस्त जो नीतियां हैं जो शासन संबंधी बनाई जाती है, इन सभी नीतियों में क्या है कि जनता के राय विचार विमर्श को प्रमुखतः जाना जाता है, समझा जाता है, और उसी के आधार पे शासन की जो नीतियां हैं वो प्रमुख रूप से निर्धारित की जाती है, तय की जाती है। बात आती है आगे जनता मतदान द्वारा शासन में भागीदारी निभाती है। अब आती है कि जनता किस शक्ति के माध्यम से प्रमुख रूप से शासन में अपनी भागीदारी निभाती है। तो जनता के पास सर्वोच्च शक्ति होती है जो संविधान के द्वारा जनता को प्रदान की गई है। तो प्रमुख रूप से जनता अपने मतदान की शक्ति के माध्यम से, अपने वोट देने की शक्ति के माध्यम से क्या है शासन में भागीदारी निभाती है। तो प्रत्येक वह व्यक्ति वो जो वयस्क हो चुका है, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और नामांकन पत्रावली में जिसका नाम अंकित है, वो व्यक्ति क्या है कि शासन में अपनी जो भागीदारी है वो मतदान की शक्ति के माध्यम से निभाता है और अपने प्रतिनिधि को वोट देके उसको चुनता है। और बाद में शासन की नीतियों में भी क्या है कि जनता की भागीदारी है वो प्रमुख रूप से सम्मिलित रहती है। बात आती है वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ राज्यों में ये व्यवस्था, प्रमुख रूप से हम बात करें कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसका अन्य नाम है शुद्ध लोकतंत्र है, इसकी व्यवस्था प्रमुख रूप से कहां पाई जाती है। तो ध्यान रखना कि स्विट्जरलैंड के कुछ जो प्रांत है, कुछ जो कैंटन है, वहां पे क्या है प्रमुख रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है वो देखने को मिलता है। बात आती है आगे कम जनसंख्या वाले स्थानों पे जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये प्रमुखतः कहां देखने को मिलता है? ऐसे स्थानों पे देखने को मिलता है जहां जिस स्थान की जनसंख्या है वो अधिक होने के मुकाबले सामान्य या कम होती है, ऐसे स्थानों पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो रूप है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और यहाँ जनता शासन में भागीदारी है वो किस आधार पे निभाती है? जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है और शासन के कार्यों में, शासन की नीति में
भी जनता है वो अपने विचार है, अपनी राय है, विचार विमर्श है, वो अपने प्रतिनिधि को देती है। और उसी आधार पे बाद में क्या है कि प्रमुखतः क्या है, कानूनों का निर्माण किया जाता है। और ये कानून किस प्रकार से होते हैं, जनता के विकास से संबंधित और जनता के लाभ से संबंधित प्रमुखतः कानून का निर्माण किया जाता है।